नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल चैनल पर। नागमणि एक ऐसा रहस्य है जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण का दावा कोई नहीं करता, लेकिन किंतु हमारे शास्त्रों व धर्म ग्रंथों में इसका व इच्छाधारी नागों का उल्लेख मिलता है। इसी संबंध में आज का ये संस्मरण है, आज की कहानी है। अंधविश्वास के तो मैं भी खिलाफ हूं, किंतु कुछ बातों को झुठलाया नहीं जा सकता है। ये अविश्वसनीय व हैरत अंगेज बात साझा करने का मकसद मात्र इतना बताना है कि हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित सभी बातें कपोल कल्पित नहीं है। बात है लगभग 1990 के आखिरी दिनों की। एक शाम साहिल अपने एक मित्र की दुकान पर यूं ही गपशप करते हुए बैठा था। अचानक एक जाना पहचाना चेहरा देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वे एक आदिवासी था जो साहिल के पास उनके वहां पहले काम कर चुका था। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि पहले पेड़ों की कटाई का व्यवसाय था उनका, और इसी काम में लगभग 30-40 मजदूर रोजाना उनके यहाँ काम करते थे। समय चक्र की मेहरबानी से उस समय वो खुद बेकार था और मित्र के यहाँ समा काटने के उद्देश्य से बैठा हुआ था। आदिवासियों की अपनी ही एक अदा होती है। साहिल को देखते ही खुश होते हुए वो बोला। उसने मराठी आदिवासी शैली में बात की थी, जैसा कि वो अक्सर करते थे। सुनने वालों के लिए मैं उसका अनुवाद कर रहा हूँ। उसने बोला, अरे शेठ, तू यहाँ बैठा है और मैं कब से तेरे को ढूंढ रहा हूं। घर पे भी जाकर आया। शेठानी ने यहाँ का पता दिया और बोली, जाकर देख तो मैं यहाँ आ गया। प्यार से वे बड़े सम्मान से बोली गई इनकी भाषा में कुछ बेअदबी का पुट होता है, ये साहिल को मालूम था। सो मुस्कुराते हुए उन्हीं की भाषा में पूछ बैठा, इतनी क्या जल्दी थी मुझसे मिलने की? क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं शाम को घर पर मिलता हूं? कुछ परेशानी सी जाहिर करते हुए उसने साथ आए एक दूसरे आदिवासी की तरफ इशारा करते हुए बताया, मुझे मालूम था। मैंने इसको बताया भी था, लेकिन इसके पास समय ज़्यादा नहीं है। इसको किसी भी हाल में रात को अपने गांव पहुंचना है। बता दे कि उनका गांव मुंबई में नाला सोपारा शहर में उस शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर मनोर के जंगलों में है। अब साहिल ने थोड़ी नाराजगी जाहिर की। कहा कि इसमें मेरा क्या काम है? जाना है तो जा, फिर मेरे से मिलने क्यों आया? नाराजगी का एहसास होते ही वे सहम गया था। नहीं नहीं शेठ, गुस्सा मत करो, कहते हुए उसने एक लोहे की छोटी सी डिबिया मेरे हाथ पर रख दिया और बोला, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। इसको कुछ पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं इसको यहाँ लेकर आया हूँ।
कि मैं अपने शेठ से पैसे दिला दूंगा। डिबिया को खोलने का प्रयत्न करते हुए साहिल अनायास ही पूछ बैठा, क्या है इसमें? उसने बड़ी आसानी से तुरंत जवाब दिया, नागमणि है। ये सुनकर साहिल के साथ बैठा मित्र और साहिल दोनों चौंक गए। उस बात का यकीन नहीं हो रहा था। तो साहिल ने थोड़ा डांटने के अंदाज में उससे कहा, क्या रे, दिन में ही दारू पी लिया है क्या? ज्यादा हो गई। गिड़गिड़ाते हुए वे कसम खाने लगा, नहीं शेठ, देवा शपथ, मैंने दारू नहीं पी है। कहते हुए उसने साहिल के हाथ से वे डिबिया लेकर खोलकर उनके सामने रख दिया। उत्सुकता से उस डिबिया में झांक कर देखा साहिल ने और उसके मित्र ने। डिबिया में थोड़े से सिंदूर के बीच एक छोटी सी कोड़ी जैसी सफेद सी कोई चीज दिख रही थी। इसके बारे में साहिल और उसके मित्र ने सुन रखा था कि नागमणि से कोई दिव्य रोशनी निकलती है जिससे आस पास का वातावरण प्रकाशमान हो जाता है, किंतु वहां डिबिया में से कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। सो उससे पूछ ही लिया, ये नागमणि है? बिना कोई जवाब दिए उसने डिबिये में हाथ डालकर वे छोटी सी कोड़ी नुमा चीज निकाला और उसमें लगा सिंदूर पोंछकर साहिल की हथेली पर रख दिया। अब वह मणि साहिल के हाथ में थी। इसकी आकृति किसी छोटे से सर्प के मुख के आकार जैसी थी, नीचे से चपटी और ऊपर से गोलाकृति में बिल्कुल सर्प के सर के आकार जैसी। उसे उठाकर सामने से देखा तो उसके निचले हिस्से पर बीचों बीच वैसा ही निशान बना दिखाई दिया जैसा नाग के फन पर बना होता है। ये पानी और हल्के दुधिये रंग के पारदर्शी पत्थर जैसी कोई अजीब सी चीज थी। साहिल ने उसे हर तरह से परख कर देखा। वे चिकने पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन पत्थर नहीं था, और ना ही वे प्लास्टिक से बनी कोई नकली चीज प्रतीत हो रही थी। कुछ अजीब सी अनजानी सी चीज देखकर मित्र और साहिल असमंजस में थे। इस असमंजस में देखकर वे मजदूर बोला, शेठ, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, ये असली नागमणि है। तो फिर इसमें लाइट क्यों नहीं है? आखिर साहिल ने पूछा। उसने साथ में आए आदमी की तरफ इशारा करके बताया, बहुत साल पहले इसके दादा को ये मणि जंगल में जमीन के फटे हुए छिद्र में मिली थी। इस मणि के बगल में ही सांप भी मरा हुआ पड़ा था। तब इसमें दिव्य ज्योति थी। इसके दादा इस मणि की सहायता से सांप द्वारा डसे गए लोगों की जान बचाने का काम करते थे। उसे बीच में ही टोककर साहिल उससे पूछ बैठा कि इससे लोगों का इलाज करते थे, कैसे? तो उस मजदूर ने समझाया, लोग दूर दूर तक इसके दादा को जानते थे। इलाके में जब भी किसी को सांप काट लेता तो उसे तुरंत ही इसके दादा के पास ले जाया जाता था। इसके दादा सांप के कांटे का निशान पहचान कर उस निशान पर इस मणि को छुआ देते थे और ये मणि उस निशान पर खुद ही चिपक जाती थी।
और कुछ ही मिनटों में उस आदमी के शरीर से पूरा जहर खींच लेती थी। जब शरीर से पूरा जहर बाहर आ जाता तब ये मणि अपने आप ही नीचे गिर जाती। फिर इस मणि को दूध में धोकर वापस अपने घर में बने मंदिर में रख दिया जाता था। जिस दूध से मणि को धोया जाता था उस दूध को सावधानी से एक गड्ढा खोदकर उसमें गिरा दिया जाता था, क्योंकि वह दूध बहुत जहरीला हो जाता था। जहर के प्रभाव से धीरे धीरे कई सालों में अब इसकी लाइट खत्म हो गई है, लेकिन हल्की सी लाइट अभी भी है, आप देख सकते हैं। कहते हुए उसने वे मणि अपनी दोनों हाथों की हथेलियों के बीच बंद करते हुए अंधेरा करने का प्रयास किया और साहिल और उसके मित्र को अपने अंगुली के बीच रखे मणि को देखने के लिए कहा। वो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा उनके। आश्चर्य हुआ देखकर, बड़े ध्यान से देखने पर उसकी बंद उंगली के हल्के अंधेरे में भी उस मणि से अगरबत्ती की चिंगारी जैसा प्रकाश दिख रहा था। वे आदिवासी शायद मनोभावों को पढ़ने में कामयाब रहा था। उसने तुरंत ही वही मणि साहिल की हथेली पर रख दिया और उसे मुट्ठी बंद करने के लिए कहा। एक पल के लिए साहिल ने अपनी हथेली पर रखा वह मणि देखा और अगले ही पल उस आदिवासी के कहे मुताबिक अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो आश्चर्य से उछल पड़ा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वही अवस्था देखकर अचंभित मित्र ने साहिल की इस अवस्था को देखकर अचंभित मित्र ने शीघ्र ही उसके हाथ से वे मणि लेकर अपनी हथेली पर रखकर मुट्ठी बंद करके देखा। आश्चर्य का भाव उसके चेहरे पर भी थे। बड़ी हैरत से उसने पूछा, कितना विचित्र है ना? ऐसा लग रहा है हथेली की कोहनी तक नसों में कोई सांप जैसा चल रहा है। तुमको भी ऐसा ही लग रहा था? साहिल अब तक संयत हो चुका था। पुनर् उसके हाथ से वे मणि लेकर अपनी मुट्ठी में भींचते हुए उस विचित्र अनुभूति का एहसास करते हुए बोला, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नसों में कोई सांप चल रहा हो। ऐसी ही तरंगे उठ रही है। बड़ी देर तक साहिल और उसका मित्र अदल बदल कर मणि अपने हाथों में ले लेकर उसकी विचित्रता का एहसास करते रहे। कहने की जरूरत नहीं कि अब उस आदिवासी की बात पर कुछ कुछ यकीन हो चला था। वे कोई आम पत्थर या साधारण चीज ना होकर कोई अलौकिक चीज है, ये समझ में आ गया था। लेकिन दिल अभी भी उसे नागमणि मानने को तैयार नहीं था। साहिल और उसके मित्र ने सोचा, चाहे जो भी हो, चीज हो विचित्र तो है। कोई भी चीज हो, ये विचित्र तो है ही। सो अब मुद्दे पर आ गया। उस आदिवासी से पूछा, हाँ चलो, अब ये नागमणि है या जो भी कुछ है, क्या करना है? उसके साथ आया आदिवासी हाथ जोड़ते हुए बोला, शेठ, मेरे को थोड़े पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है। मंगता है तो तुम इसको ले लो, लेकिन मेरे को पैसे दे दो। साहिल ने उसे बताया, मैं तो अपने यहाँ काम करने वालों को ऐसे ही भरोसे पर पैसे दे देता हूँ। जब तुम काम करने आओगे तब पैसा कटवा देना। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? उसने जवाब दिया, नहीं शेठ, मैं वाडा एक नज़दीकी शहर है। मैं वाडा के एक ईंट के भट्ठे पर काम करता हूँ।
इसलिए आपके यहाँ काम पर नहीं आ सकता। आप ये मनी लेकर पैसे दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो। तभी पहला आदिवासी जो साहिल के यहाँ काम कर चुका था उसको समझाते हुए बोला, ज़रा ठहर तो, हमारे शेठ बहुत अच्छे हैं। हम लोग को किसी को भी एडवांस चाहिए तो ना नहीं बोलते हैं, तेरे को भी मिलेगा पैसा। साहिल उसकी बात सुनकर हंस दिया था और उसको समझाते हुए बोला था, नहीं रे, अभी तो काम ही कहाँ है। फिर भी ठीक है, तू कहता है तो मैं इसको पैसे दे दूंगा। कितना पैसा चाहिए इसको? अब कि जिसका मनी था वे बोल उठा, शेठ 2000 दे दोगे तो मेरा काम हो जाएगा, ये मनी तू रख ले। अभी साहिल कुछ सोच ही रहा था कि उसके मित्र ने उससे धीरे से कहा, अरे वे मनी देने के लिए तैयार है, 2000 रुपये में तो ले क्यों नहीं लेते? कोई दिक्कत है तो मैं पैसे दे देता हूँ। वास्तव में उस समय तंगहाली के दौर से गुजर रहा था साहिल और मजदूरों के सामने अपनी पोल नहीं खुलवाना चाहता था। सो मित्र से बोला, एक काम करो, तुम अभी 2000 रुपये इनको दे दो, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। उसने तुरंत ही जेब से 2000 निकालकर उस मजदूर के हाथ पर रख दिया। पैसा पाकर दोनों आदिवासी सलाम कर अपने रास्ते चले गए। उनके जाने के बाद साहिल अपने मित्र से कहने लगा, यार अब तुमसे क्या छिपाना है, दरअसल मेरी हालत खस्ता चल रही है। फिर भी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कल ये पैसे दे दूं। मजदूरों को दिए पैसे को लेकर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसने तुरंत ही आश्वस्त किया, तुम इस पैसे की कोई फिक्र मत करो, अब ये जो भी चीज़ है हमारी और तुम्हारी भागीदारी की है, देखते हैं इसका क्या करना है। साहिल वे मनी उसको ही दे दी रखने के लिए और उस चीज़ से लापरवाह भी हो गया। लगभग 15 दिनों बाद उस मित्र से एक खबर सुनकर ये मनी चर्चा में आ गई। मित्र ने बताया था कि मुंबई में रहने वाला उसका कोई मित्र उस मनी को देखते ही उसके 5 लाख रुपए देने को तैयार हो गया था। उस मित्र ने साहिल की राय जाननी चाहिए। साहिल ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर ये इतनी महंगी बिकती है तो ठीक है, कुछ पैसे उस आदिवासी को भी दे देंगे जो हमें ये दे गया है। मित्र हंसा, तुम्हें नहीं मालूम, मैंने सब पता लगा लिया है, ये असली नागमणि है। अगर इसमें ज़रा सी भी लाइट होती तो शायद ये करोड़ों की होती। 5 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। साहिल इन सब चीज़ों से लगभग अनजान ही था, सो उसी से पूछ बैठा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मित्र ने बताया, मैं तो चाहता हूं कि ये ना बेचना पड़े। साहिल तुरंत ही राजी हो गया था और बोला, तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहुत दिनों तक वे मनी उसी मित्र के पास रही। इस बात को लगभग 4 महीने बीत गए। इस बीच अब साहिल का कारोबार फिर से चल निकला था और अपने काम काज में वो व्यस्त हो गया। उस मित्र से अब मिलना जुलना कम हो गया था और उनके बीच उस मनी को लेकर कोई चर्चा ही नहीं होती थी। लेकिन आखिर नियति की नीयत तो कुछ और ही थी। 1993 के अप्रैल महीने के आखिर में एक पूर्व परिचित श्री संतराम, जो किसी समय उनके घर पर ही रहते थे साहिल के, उनके दामाद के छोटे भाई उनसे मिलने यहाँ मुंबई आए थे।
शिष्टाचारवश संत राम जी अपने मेहमान श्री अमरनाथ जी को साहिल से मिलवाने के लिए साहिल के घर पर ले आए। संत राम जी ने पूर्व उन्हें बताया था कि उनके इस मेहमान पर दुर्गा जी की विशेष कृपा है और ये उनकी कृपा से कुछ भी कर सकते हैं। लोग इन्हें सम्मान से गुरु जी कहकर बुलाते हैं। इन बाबाओं के चमत्कारों व अंधविश्वास व ढकोसलों में साहिल बचपन से ही दिलचस्पी नहीं रखता था, सो साहिल उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसी आदमी के सामने पाकर शिष्टाचारवश खातिरदारी तो करनी ही थी। अब यहाँ साहिल के स्वभाव व खातिरदारी की खुलकर तारीफ करते हुए अमरनाथ ने खुद ही अपना परिचय दिया। पहले एक बात बता दें कि संत राम जी द्वारा ये बताने पर कि इन पर दुर्गा जी की विशेष कृपा है और वह चमत्कार भी करते हैं, उनके मन में उनके प्रति नकारात्मक छवि बन गई थी जब तक साहिल उनसे मिले नहीं थे। उनका अंदाज था ये कोई साधु सा वेशभूषा धारण करके लोगों को बेवकूफ़ बनाकर छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर अपना उल्लू सीधा करवाने वाला ढोंगी होगा। लेकिन उनसे मिलने के बाद सारे भ्रम खत्म हो गए। दरअसल उम्मीद के विपरीत अमरनाथ एक 20 वर्षीय साधारण कद काठी के सांवले से युवक थे, जो कहीं से भी किसी भी तरह से बाबा या साधु या कोई चमत्कारी पुरुष नहीं दिखाई दे रहे थे। साधारण शर्ट पैंट पहने वे उन लोगों जैसे ही साधारण से व्यक्तित्व के लिए आम आदमी लग रहे थे। उस दिन अमरनाथ जी से मुलाकात संक्षिप्त व औपचारिक ही रही थी। चाय नाश्ता वगैरह करके उस दिन सभी चले गए। बाद में पता चला अमरनाथ जी कुछ दिन वहाँ रुकने वाले हैं। मित्र श्री संतराम का रिश्तेदार होने के वजह से एक दिन उन्हें शिष्टाचारवश खाने पर बुलाया साहिल ने। अब कि उनके साथ एक और आदमी भी आया जिसे वो अपना चेला बता रहे थे। इसके पहले की मुलाकात में अमरनाथ जी ने खुद किसी चमत्कार के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उनके इस तथाकथित चेले ने गुरुजी की तारीफों के पुल बांध दिए। ये और बात है कि साहिल उसकी किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना शिष्टाचारवश उनकी बातें सुनता रहा। बातों ही बातों में उनके चेले ने बताया, गुरुजी को सर्प विद्या में बड़ी महारत हासिल है। एक बार तो इन्होंने सरयू नदी के किनारे सांप के काटने से मरे हुए एक लड़के को जिंदा कर दिया था। उसने शायद शेखी ही बगाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के कधावर नेता जगदम्बिका पाल को भी गुरुजी के भक्तों की सूची में होने का दावा किया। खैर, उस दिन का शिष्टाचार भोज समाप्त हुआ और गुरुजी और उनका चेला अपने घर चले गए। इस मुलाकात के बाद गुरुजी साहिल से कुछ खुल से गए थे और अब उनका यहाँ आना जाना सामान्य सी बात हो गई थी। एक दिन दोपहर का भोजन करके साहिल वापस अपने काम पर मजदूरों के पास जाने के लिए निकला कि सामने से गुरुजी अकेले आते हुए दिख गए। लोगों की देखा देखी अब साहिल भी गुरुजी कहकर ही बात करने लगा था, जबकि वो भी सज्जनता से साहिल को विशेष सम्मान देते थे। साहिल यूं ही पूछ लिया, फुर्सत हो तो चलो आपको देहात की सैर करा लाए। गुरुजी तुरंत ही तैयार हो गए। बोले, ये तो अच्छी बात है, आपके साथ यहाँ का रहन सहन भी देखने को मिल जाएगा और नई जगह की सैर भी हो जाएगी।
उस दिन 4 जगह पेड़ काटने का काम चल रहा था साहिल का। यूं तो मजदूरों के सिर पर सवार होकर काम कराना ही शैली नहीं थी उसकी, लेकिन जहां कहीं कोई खतरा या जोखिम मुमकिन होता तो वे वहां अवश्य खड़ा रहता और मजदूरों को उचित सलाह देकर काम सावधानी से करवाता। इसी वजह से उसके सारे आदमी उससे खुश रहते थे और शायद दूसरों से ज़्यादा काम करते थे, जिसका फ़ायदा साहिल को ही होता था। ऐसे ही एक जगह उसका खड़ा रहना बहुत ही आवश्यक था। एक भारी भरकम पेड़ पूरी तरह से एक घर पर झुका हुआ था, जिसकी दूसरी तरफ सहारे के लिए कोई दूसरा पेड़ भी नहीं था। इसे गिराना बहुत ही खतरनाक था। जरा सी भी चूक का नतीजा काफी गंभीर होता। गुरुजी को बाइक पर बैठाकर साहिल सीधे अपने काम की जगह की तरफ चल दिया। नाला सोपारा शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पहुंचने पर रास्ते में सरल नामक गांव में एक विशाल शिव मंदिर है, जो कि काफी विख्यात है। इसे 17वीं शताब्दी में जगतगुरु श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित बताया जाता है और हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इस मंदिर का पालकी उत्सव मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में यहाँ हर साल मेला लगता है, जो पहले लगभग 1 महीने तक चलता था, जबकि अब इस मेले की अवधि मुश्किल से 7 से 10 दिन ही बची है। वर्तमान पीढ़ी के मेले और उत्सवों के प्रति उदासीनता या फिर समय की अनुपलब्धता भी इसके पीछे की वजह हो सकती है, जो ये मेला दिन ब दिन अपना आकर्षण खोता जा रहा है। इस मंदिर के करीब से गुजरते हुए उस इलाके से अनजान गुरुजी ने कुछ सूंघने के से अंदाज में साहिल से कहा, यहाँ नज़दीक कोई शंकर भगवान का मंदिर है क्या? साहिल बिना बाइक रोके ही जवाब दिया, हाँ है तो क्या बात है? दरअसल मुझे काम पर पहुंचने की जल्दी थी, सो वहां रुकना नहीं चाहता था। गुरुजी ने जवाब दिया, यहाँ मुझे अजीब सी गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आसपास कोई इच्छाधारी नाग रहता हो, इसलिए पूछ लिया था। क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक इच्छाधारी नाग अक्सर किसी जागृत शिव स्थान के आसपास ही रहते हैं। बाइक चलाते हुए साहिल अपने गंतव्य की ओर अग्रसर था और उनकी बात सुनते ही उस मंदिर के बारे में एक प्रचलित बात का स्मरण हो आया। उस मंदिर के बारे में एक रहस्य के बारे में यहाँ अक्सर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन ठीक ठाक जवाब किसी के पास नहीं। रहस्य ये है कि शाम की आरती के बाद शिवलिंग व मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर गर्भगृह के पट बंद कर दिए जाते हैं और आज भी सुबह जब गर्भगृह को दरवाज़ा खुलता है तो शिवलिंग पर ताजे तोड़े गए बेल पत्र और फूल चढ़ाकर पूजा किया हुआ पाया जाता है। आज तक कोई ये नहीं जान सका है कि मंदिर का दरवाज़ा खुलने से पहले ही ये बेल पत्र चढ़ाकर पूजा करने वाला कौन है, लेकिन अपने मन में उठ रहे मनोभावों को छिपाते हुए साहिल ने गुरुजी को बताया, यही रास्ते पर ही एक जागृत शिव स्थान है, लेकिन हम लोगों ने तो किसी इच्छाधारी नाग के बारे में यहाँ किसी के मुंह से नहीं सुना है आज तक। शायद गुरुजी हंसे थे, लेकिन साहिल देख नहीं पाया था। पान की पिक थूकते हुए बोले, लोगों को क्या पता होगा इच्छाधारी नाग के बारे में, वे तुम्हारे सामने ही आकर खड़ा हो जाएगा, तुम पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें इच्छाधारी नाग से मिलवाऊंगा।
कभी योग बना तो। साहिल ने बोला, ठीक है गुरुजी, आप दिखा पाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसी तरह बात करते हुए वो लोग अपने काम की जगह पर पहुंचे और कुछ गांव वालों की मदद से उस पेड़ को खुली जगह में सुरक्षित गिरा लेने के बाद वो लोग वापसी में उसी मंदिर के पास से गुजरे। अब साहिल को कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी, सो मंदिर के पास से गुजरते हुए देव दर्शन का लोभ नहीं छोड़ सके। गुरुजी को भी दर्शन कराना था। ये मंदिर लगभग 80 सीढ़ियां चढ़कर थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है और इसकी बनावट किसी छोटे से किले नुमा है। चारों तरफ प्रशस्त ढालान और बीच में गर्भगृह है। दर्शन करके लौटते हुए गुरुजी ने बताया, यहाँ इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहता है और यही दोनों आकर सबसे पहले इस मंदिर में शंकर भगवान की पूजा करते हैं। अब गुरुजी की बातें साहिल थोड़ी थोड़ी प्रभावित हो रही थी, साहिल को थोड़ी थोड़ी प्रभावित कर रही थी। फिर भी अभी उसे उनकी बातों पर पूरा यकीन नहीं हो पा रहा था। अगले दिन सुबह 11 बजे उनको अपने यहाँ आने के लिए कहकर साहिल ने अपने घर पहुंचकर उन्हें विदा कर दिया। जाते हुए वे कहना नहीं भूले, आपके साथ गांव घूमकर और मंदिर में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन गुरुजी निर्धारित समय पर 11 बजे उनके घर आ गए। उन्हें घर पर जलपान वगैरह कराकर वो साथ में ही घर से बाहर निकले। साहिल ये देखकर आश्चर्य में था कि गुरुजी ने उससे एक बार भी ये नहीं पूछा कि कहाँ जाना है या कहाँ जा रहे हैं, बस साथ चलते रहे। कुछ ही देर में अपने उस मित्र के घर पहुंच गए, साहिल के मित्र के घर जिसके पास वे नागमणि थी। मित्र का घर साहिल के घर से लगभग 5 मिनट की ही पैदल दूरी पर था। दरअसल कल गुरुजी की बात सुनकर वे सांपों के बारे में उनकी महारत देखकर सोच लिया था कम से कम एक बार उन्हें वे नागमणि दिखाकर इनकी राय जानी जाए। उस मणि को लेकर अभी भी साहिल के मन में दुविधा बनी हुई थी। औपचारिक दुआ सलाम के बाद गुरुजी का परिचय साहिल ने अपने मित्र से करवाया और अपनी इच्छा भी बताई। तुरंत ही उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम कहते हो तो दिखाने में हर्ज ही क्या है। वैसे मैं तुमको एक बात बताने ही वाला था, लेकिन चलो पहले देखते हैं तुम्हारे गुरुजी क्या बताते हैं। कहते हुए मित्र वे मणि लाने घर में चला गया। कुछ ही मिनटों में जब वे लौटा तब वही डिबिया उसके हाथ में थी। डिबिया खोलकर उसमें से वे मणि निकालकर मित्र ने गुरुजी के हाथों पर रख दिया। गुरुजी ने अपनी हथेली पर रखी हुई मणि उलट पुलट कर देखी और फिर उसे अपनी आंखों से छुआते हुए माथे से लगा लिया। साहिल और उसका मित्र उनकी हर हरकत पर खामोश रहकर निहार रहे थे। कुछ ही पलों में वे उत्तेजित से नजर आने लगे तो फिर साहिल से रहा नहीं गया। खामोशी भंग करते हुए उसने पूछ ही लिया, गुरुजी ये क्या है? अपनी तंद्रा से बाहर आते हुए गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, पहले तो ये बताओ ये तुम्हें मिली कहाँ? बात टालने की गर्ज से साहिल ने बताया, वे एक लंबी कहानी है गुरुजी, क्या करेंगे सुनकर? बस इतना बता दो ये है क्या चीज़? अपनी धीर गंभीर चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए गुरुजी बोले, तुम लोग खुशकिस्मत हो और तुम लोगों से मिलकर मैं भी अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा हूँ जो इस दिव्य वस्तु के दर्शन हो गए। ये बहुत ही दुर्लभ नागमणि है, लेकिन अफसोस ये अब मृत प्राय है।
जिसने भी इसे अब तक रखा था इसके साथ बड़ा ही अत्याचार किया है, लेकिन इसमें 1% अभी भी जान बाकी है। देखो, मेरी ओर देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं इसकी दुर्दशा देखकर। साहिल और उसका मित्र तो लगातार उनकी तरफ देख ही रहे थे। वाकई उनके हाथों पे रोए खड़े हो गए थे। उनकी बातें सुनकर अब पूरा यकीन हो गया था कि ये वाकई नागमणि ही है। तभी साहिल के मित्र ने पूछा, गुरुजी, अब इसका क्या कर सकते हैं? उत्तर मिला, अब इसका क्या करना है? इस हालत में भी जहां ये चीज रहेगी वहां कुछ ना कुछ फायदा ही करेगी। फिर अचानक जैसे उन्हें कुछ याद आया, वो बोल पड़े, हाँ, अगर तुम कहो तो मैं कुछ कोशिश करूं। उनकी बात सुनकर साहिल और उसके मित्र चौंक पड़े थे। साहिल बोल पड़ा, कैसी कोशिश गुरुजी? गुरुजी मुस्कुराए, बोले, अभी अभी मुझे ध्यान आया कि इस इलाके में इच्छाधारी नाग भी रहता है, और अगर वे आकर इस मणि पर फूंक दे तो शायद इसमें फिर से जान आ सकती है। इसमें सफलता 50% ही मिल सकती है। वैसे मेरा ख्याल से कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, आगे आप लोगों की मर्जी। लेकिन अब साहिल और उसके मित्र की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, तो वे बोले, ठीक है गुरुजी, लेकिन हम लोगों को क्या करना होगा? गुरुजी हंसे, अरे अजीब बात है, तुम लोग कर ही क्या सकते हो? जो भी करना है मैं ही करूँगा, उसकी मर्जी से। आप लोगों को सिर्फ मेरा साथ रहना है। अब हमें अपनी गलती महसूस हुई साहिल और उसके मित्र को। साहिल बोला, हमारे कहने का मतलब खर्चा क्या होगा? गुरुजी बोले, कोई खास खर्चा नहीं है, आपको सिर्फ एक बर्तन और 3 लीटर शुद्ध और साफ दूध का इंतजाम करना होगा, बस। हाँ, एक बात और, जब मैं इस पर क्रिया करूँगा तब से 40 दिन तक आपको इसकी पवित्रता पर पूरा ध्यान रखना होगा। मतलब जहाँ भी तुम इसे रखोगे वह जगह शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। यहाँ तक कि इस दरमियान पति पत्नी को भी अलग रहना होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और अशुद्ध अवस्था में महिला की परछाई भी इस पर नहीं पड़नी चाहिए। कर सकोगे तो बोलो। साहिल के मित्र ने बताया, ये थोड़ा मुश्किल तो है, इस छोटे से घर में इतना परहेज कर पाना, लेकिन असंभव नहीं। आप जैसा कहोगे हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तभी साहिल ने पूछा, वो तो सब ठीक है, लेकिन इसे किया कब जा सकता है? मेरा मतलब है किस दिन किया जाना है? गुरुजी बोले, यूं तो मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना है, फिर भी यदि दिन सोमवार हो तो मेरे लिए नागराज को मनाना थोड़ा आसान हो जाएगा, और फिर आपकी कोई सामग्री भी तो नहीं लगने वाली है। अगर आप लोग तैयार हो तो परसों ही सोमवार है, क्यों ना परसों ही कर लिया जाए। अचानक जैसे साहिल को कुछ ध्यान आया। साहिल पूछ बैठा, लेकिन गुरुजी, ये तो आपने बताया ही नहीं कि आखिर ये विधि आप करेंगे कहाँ? गुरुजी ने कहा, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। दरअसल मैं बताना भूल गया था कि ये विधि करने के लिए तालाब और शिव मंदिर अवश्य होना चाहिए। तब साहिल ने उन्हें याद दिलाया, जहां आपने इच्छाधारी नाग के आने की बात कही थी, वे मंदिर कैसा रहेगा? गुरुजी ने कुछ याद करते हुए बताया, हाँ वही ना, जहां कल हम लोग दर्शन किए थे। वे मंदिर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन एक दिक्कत आएगी वहां पर। वहां मंदिर के आसपास कोई तालाब नहीं है, और बिना पानी के ये विधि नहीं हो सकती। कोई ऐसा मंदिर जहां नज़दीक ही तालाब हो तो फिर अच्छा रहेगा। फिर अचानक ही जैसे उन्हें कुछ याद आया।
जब मैं बाबूजी के यहाँ से आपके घर की तरफ आता हूँ तो रास्ते में एक बड़ा सा तालाब पड़ता है और उसके किनारे पर एक मंदिर भी है। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो वही मंदिर इस काम के लिए ठीक रहेगा। दरअसल साहिल के ध्यान में भी वो जगह थी, लेकिन उसने जानबूझकर उसकी चर्चा नहीं की थी। वो नहीं चाहता था कि वहाँ कोई तांत्रिक क्रिया करते हुए लोगों की नज़रों में वो आए। गुरुजी को बताई हुई जगह उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर ही है। एक बहुत बड़ा तालाब जिसके 3 तरफ सड़क है और उसके किनारे प्राचीन राम मंदिर, एक तरफ भगवान शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है। वहाँ अधिकांश लोग पहचानने वाले मिल जाते थे और फिर जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें होती हैं। साहिल अपनी आशंका गुरुजी को बताता है। सुनकर वे मुस्कुराए और बोले, आप क्या इसे खेल समझते हैं? ये बहुत ही बड़ी और खतरनाक क्रिया है जिसके लिए खुद ही शांत और एकांत वातावरण की ज़रूरत है, जो दिन में संभव नहीं। ये क्रिया हमें रात 1 बजे से 3 बजे के बीच ही करनी है और मैं समझता हूँ कि रात 1 से 3 बजे के बीच उस मंदिर के आसपास कोई भी नहीं आता होगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नागमणि के भाग दूसरे में। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। धन्यवाद। हर हर महादेव।